स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के विषय में अध्ययन करेंगे। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एक ऐसा टॉपिक है जो बीएड के साथ साथ आपके चाहे वो कोई से भी कंपटीशन हो, नेट, सीटेट, यूपीटेट वगैरह में इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य ही आते रहते हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये हमारा 4th कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। चौथी रूपरेखा है कि हमारा जो कैरिकुलम हो वो किस टाइप का हो। इससे पूर्व 1975, 1988 और 2000 तीन इससे पूर्व नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं, परंतु पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 अति प्रसिद्ध और बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है, जिससे छात्रों में जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों पर इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। नेशनल पाठ्यचर्या की रूपरेखा के जो हेड थे वो प्रोफेसर यस पाल थे। ये इसके हेड थे। चूंकि इन्होंने कई इंपोर्टेंट चीजों पर काम किया है, जिसमें से सबसे इंपोर्टेंट चीज है इनकी, आपको ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है, लर्निंग विदाउट वर्डन। ये एक समिति थी, लर्निंग विदाउट वर्डन, मतलब हमारे जो शिशु हैं जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, नौनिहाल हैं, उनके जो पीछे बस्ता था वो बहुत मोटा होता चला जा रहा था कि बहुत सारी विषय उनके पीठ पे ला दिए जा रहे थे और जो पाठ्यक्रम था वो इतना ज्यादा विस्तृत करे जा रहे थे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जिससे उनकी लाइफ में कंधों का वजन ज्यादा बढ़ रहा था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कहा जाए तो बहुत ज्यादा सिलेबस था, और वो रोज फिजिक्स, मतलब एक छोटे स्तर पे मोरल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। तो इसके लिए उन्होंने एक स्थिति तैयार की, लर्निंग विदाउट वर्डन। इसके भी अध्यक्ष यशपाल शर्मा थे। इसमें उन्होंने क्या किया, जो मेन चीज थी, उन्होंने इसमें लॉन्ग जो मतलब इस तरीके से टाइम टेबल सेट किया कि जो हैवी बैग्स हैं, स्कूल के हैवी बैग्स हैं, उन्हें कम कर दिया जाए। चलिए छात्रों, मैं इसको थोड़ा इसके आधार पर बता देता हूँ ये क्या है। उसके बाद मैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूंगा जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और इसी से आपको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैं देखता हूँ क्या है, हम देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का साधन के रूप में प्रस्तावित किया गया। किसके रूप में प्रस्तावित किया गया? इसके साधन के रूप में प्रस्तावित किया। इसमें दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया था? दिसंबर 2005 में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 में शिक्षक की भूमिका उत्प्रेरक। शिक्षक कैसा होगा? जो मोटिवेट करेगा के रूप में रखी गई। इसके बाद जो चाइल्ड होगा वो इटसेल्फ, जो अपने आप को मतलब खुद से सीखेगा, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस रूपरेखा के अनुसार बच्चों को आकलन की दैनिक गतिविधियां एक सही तरीके से प्रस्तुत की गई। इस पाठ्यचर्या में कक्षा फर्स्ट से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने की वकालत की गई। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है कि इसमें कक्षा 1 से ही, फर्स्ट से ही
मदर टंग के साथ साथ इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, क्या क्या तत्व हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। छात्रों, इससे संबंधित आपसे कंपटीशन एग्जाम और आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, वो उस पर देख लीजिएगा। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि मैं कुछ बातें बता देता हूं पहले। इसके हेड कौन थे बता दिया है, यशपाल शर्मा, वो प्रोफेसर यशपाल ओनली। ठीक। नंबर 2 इसकी बात करें तो ये किससे जुड़ाव रखती है, लर्निंग विदाउट वर्डन। नंबर 3 इसकी बात करें, लॉन्ग वॉक टू स्कूल, बच्चों को लंबा चलना पड़ता है हैवी बैगों के साथ, हैवी स्कूल बैग। वैसे ठीक किसके माध्यम से किया, टाइम टेबल। क्लियर। नंबर 2 बात, नेशनल एनसीएफ, इसे एनसीएफ के नाम से भी जानते हैं, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में इन्होंने बताया था कि इसके लिए उन्होंने 17 स्टेट्स यानी 17 राज्यों को 10 लाख रुपीस दिए। हर एक राज्य को इसमें कितने रुपए दिए थे, 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख रुपए दिए थे। क्यों दिए थे, कि ये अपनी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज है उनकी, उसमें इसे ट्रांसलेट कर सकें। 22 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। इसे 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद हम करते हैं इसके और आधे बात करें इंपोर्टेंट फैक्ट की बात। इससे पहले 3 नेशनल फ्रेमवर्क वो आ चुकी हैं। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 1988, एनसीएफ 1957, 1970, 1988 और 2000। ये इसका 2000 का सुधरा हुआ रूप क्या है, एनसीएफ 2005। क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे इसके बारे में, क्या है इसके और क्या चीजें हैं। स्टूडेंट, सबसे इंपोर्टेंट बात इसमें एक चीज पर सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स किसके क्या है, मुख्य तत्व कौन कौन से हो जाएंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट इसके हो जाएंगे आपके 3 इंपोर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे। टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम नोटबुक, हम लोगों को लर्निंग पर यानी सीखने पर ज्यादा बल देना है, ना कि नोट कराने पर ज्यादा बल देना है। यानी हमें जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की मुख्य धारणा है वो कहती है कि हमें लर्निंग पर फोकस करना है, ना कि नोट मेथड पे यानी लिखने पर मेथड फोकस करना है। नंबर 2 बात करें हम कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। क्लियर। इसमें क्या क्या है, ज्ञान जीवन को स्कूल से जोड़ना। जो हमारा ज्ञान है वो क्या इस तरीके से जो स्कूल से जोड़ दें, जो हमारा जीवन से संबंधित ज्ञान है उसको स्कूल से जोड़ना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। नंबर 3 की बात करें, टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन into class room learning and make it more flexible। कहने का मतलब क्या है कि हमारे में कक्षा में जो कुछ सीखा जाए उसे परीक्षा को और उसमें सीखने को एक साथ एकीकृत कर दिया जाए,
जो हम सिखा रहे हैं और परीक्षा उसको एक साथ एकीकृत कर दिया जाए। क्लियर। एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यशपाल शर्मा ने, प्रोफेसर यशपाल जी ने दी थी। इसमें और भी लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से जेपी नायक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के। उन्होंने क्या बताया था, इक्वालिटी, समानता लाई जाए और क्वालिटी, एजुकेशन में क्वालिटी उत्पन्न की जाए और क्वांटिटी कितनी हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा है, जिसमें से 1:30, यानी कि एक शिक्षक के अंडर में 30 स्टूडेंट हो, इससे ज्यादा ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी। थैंक यू वेरी मच।